प्यारे छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी जो गोदली पढ़ेंगे भाग 2 और उसमें हम पढ़ेंगे गद्य खंड का दूसरा चैप्टर। पहले चैप्टर आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो निबंध था उसको भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था, उसको हमने पढ़ लिया है। उसके नोट्स और उसके MCQ और उसके सब्जेक्टिव हमने सब सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखी गई कहानी जो 20 के दांत। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत मजा आएगा आपको। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हमसे ही पढ़ो, मैं तो कहता हूँ कि आप सिर्फ साइंस मैथ को थोड़ा ज़्यादा डीपली हम मेरे साथ चलो। बाकी विषय को तुम चाहते हो तो अपने से बहुत सारा तुम उसमें 80-90% अपने से कर सकते हो, और एक बहुत बड़ी अच्छी उपलब्धि होगी आपकी कि उसको अपने से करते हो। फिर भी कोई बात नहीं कि जिन्होंने अभी तक नहीं छुआ, अपने से प्रयास नहीं किया है, आइए आज हमारे साथ मिलके इसको पढ़ते हैं चैप्टर को 20 के दांत। चलिए, तो 20 के दांत आपका शीर्षक शुरू होगा, लेकिन उसके पहले आप पढ़ने वाले हैं लेखक परिचय। लेखक परिचय बहुत ज़रूरी होता है एग्जाम के लिए, MCQ के लिए। तो कहते हैं कि भाई नलिन बिलोचन शर्मा जो हैं, इनका जन्म जो हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। कहाँ पर? पटना के बदरघाट में 18 फरवरी 1916 में हुआ था। ठीक है। वे जन्मजना भोजपुरी भाषी थे, यानी जो जन्म जब हुआ था तो भोजपुरी बोलते थे, भोजपुरी भाषी थे, हम लोग की तरह थे, भोजपुरी बोलत रहन कि ना। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। तो नलिन बिलोचन शर्मा इतने छोटे मोटे इंसान नहीं थे, उनके जो पिता थे संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक है, फिलोसफर कह सकते हो, दार्शनिक जो है, दर्शन थे, दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात प्रख्यात मतलब फेमस। और रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रामबिलास शर्मा के पिता क्या नाम था, तो रामावतार शर्मा। ठीक है, उनके ज्येष्ठ पुत्र यानी सबसे बड़े पुत्र थे। उनके जो भी उनके पुत्र होंगे उनमें सबसे बड़े क्या थे, नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए, माता का नाम रत्नावती शर्मा है। ठीक है, हमने जाना कि इनके पिता का नाम रामावतार शर्मा, माता का नाम रत्नावती शर्मा। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि भी बड़ी भूमिका थी। जो इनका व्यक्तित्व, इनके जो लाइफ स्टाइल थे, उसमें पिता के पांडित्य की पढ़ाई यानी जिनके पिताजी ने पंडित्य की पढ़ाई पढ़ाई थी वो, और उसकी बड़ी बड़ी भूमिका थी इनके जीवन में। कहता उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल में से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने हिंदी में MA किया। वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक रहे। सारे बात आपको जितने बार पढ़ोगे ना उतना क्लियर होगा। इसमें कुछ नहीं फार्मूला लगाना है, ना ही इसमें +B होल स्क्वायर करना है, ना ही इसमें अरिथमेटिक्स का सूत्र लगाना है, ना ही कोई त्रिकोणमिति का फार्मूला लगाना है। इसको सिर्फ आपको पढ़ के बार बार पढ़ते इनके बारे में सोचते सोचते याद हो जाएंगे। देखो, एक विद्यार्थी का जीवन क्या होता है, जो चीज़ पढ़ते हो उसी के बारे में सोचो, उसी सोने के पहले भी सोच लेना। जैसे आज तुमने इस चैप्टर को पढ़ा, जब सोने बिस्तर पे जाओ तो आंख बंद करो और पूरा रिवाइज करो एक बार कि तूने आज तुम्हारे दिनचर्या, जो तुम्हारा आज का एक्टिविटी क्या था आपका, आप सुबह उठे तो क्या पढ़े थे, क्या इसको सोचोगे ना, देखना बिना याद किए याद हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी किसी को रटने नहीं जाते हैं, उसको सोचते रहते हैं उसके बारे में, उसी के दिन में। तो माहौल ही ऐसा है, जब जिसके बारे में तुम ज़्यादा सोचोगे, जिसके बारे में माहौल में रहोगे तो याद हो जाती है। तो हम लोग का काम क्या है, सिर्फ पढ़ना पढ़ाना, तो जाहिर सी बातें बहुत अच्छे से याद रहती है। आपको हमसे बेहतर याद हो जाएगा, क्योंकि आपका काम है सिर्फ पढ़ना। आपको किसी को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ पढ़ते हो, स्कूल जाते हो, पढ़ते हो, सीखते हो, तो ज़्यादा आप एक टीचर से बेहतर आप याद कर सकते हो, चाहोगे तो। चाहे तहाँ राह है, अब पता नहीं आपकी चाहत में क्या है। चलिए, अब हो गया। पटना विश्वविद्यालय में क्या थे, प्रधानाध्यापक रहे थे, प्रिंसिपल रहे थे। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु प्राप्त, जो उनकी मृत्यु होने वाली थी 12 सितंबर 1961 ईस्वी, इस पद तक बने रहे। जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक इस पद पर रहे वो। पटना में विश्वविद्यालय के जो थे, पटना यूनिवर्सिटी था, विश्वविद्यालय की इंग्लिश में यूनिवर्सिटी बोलते हैं। सर आई हिंदी में भी इंग्लिश बता रहे हैं, कोई बात नहीं बच्चे, जितना आता है उतना बताता हूँ।
यूनिवर्सिटी जो तो पटना यूनिवर्सिटी थी उसमें वो हिंदी विभाग के हिंदी डिपार्टमेंट में वो क्या थे, एक अध्यक्ष थे। अब मरने तक यानी 12 सितंबर 1961 में उनकी मृत्यु हुई तब तक इस पद पर वो बने रहे, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं आया। चलो अब कहते हैं कि हिंदी कविता में प्रपद प्रपदवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नरेंद्र बिजन शर्मा की रचनाएं इस प्रकार हैं। देखो उनकी एक पहली रचना क्या है, दृष्टिकोण, साहित्य साहित्य का इतिहास का दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेषतः प्रेमचंद्र साहित्य साहित्य तत्व। ये थोड़ा बुक जो है ना ऐसा है कि पूरा फोल्ड नहीं होता है इसको। चलो अब फोल्ड कर दिया, प्रॉपर दिख जाएगा आपको। ठीक है, उनकी जितने रचनाएं उसको मैं हाईलाइट करके रखा हूँ। अब देखो उनकी क्या थे, पहले तब आपने पढ़ा कि उनकी रचनाएं थी, अब उनकी देखो और आलोचना, साहित्य तत्व और आलोचना, आलोचनात्मक ग्रंथ भी थे इनके, जैसे 20 के दांत। ये क्या था, आलोचनात्मक 20 के दांत क्या है, एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। लेकिन ये चैप्टर क्या है अभी, जिसको ये कहानी है, आलोचनात्मक ग्रंथ 20 के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियाँ, कहानी थी इनकी, छोटी कहानियाँ थी, छोटी कहानियाँ थी के संग्रह थे। केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकेन के पद, नकेन के 2 सदल मिश्र ग्रंथावली, अध्याय प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य की आदि संपादित किए। मिलकर भी काम किए केसरी कुमार के साथ, नरेश के साथ ये मिलकर काम किए। अब कहते हैं कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद और वास्तविक परम नलिनी विजय शर्मा की कविताओं से हुआ और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिक के तत्व समग्रता से उभर कर आए। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य शिल्प, भाषा आदि के स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि शैली का निबंध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। ठीक है, फिर अब कहते हैं कि आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई और संकेतात्मक है। उन्होंने उनके पुराने शब्दों को नया जीवन दिया जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। वो पुराने शब्दों के नए जीवन दिए, उनको एक नए लाइफ दिए। वो शब्द क्या हुए, आगे आके आधुनिक में मॉडर्न साहित्य में वो आकर क्या हुए, वो प्रतिष्ठित हो गया, फेमस हो गया। यह कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानी नामक संग्रह से ली गई है। कभी तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहाँ से ली गई है, तो तुम कहना कि 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ नामक संग्रह से ली गई। कहाँ से ली गई है, अन्य कहानियाँ नामक संग्रह से ली गई है। यह कहानी मध्य वर्ग के, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि 20 के दांत में किन जाति वर्ग के लोगों की चर्चा है, तो मध्य वर्ग के अंतर्वृत्त को उजागर करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय है। आशय भी आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर एक और सेन साहब जैसी एक श्रेणी उभरती है जो महत्वाकांक्षा और सफ़ेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए है। तो दूसरी ओर गिरधर जैसे एक नौकरी पेशा, देखो गिरधर क्या था, एक नौकरी पेशा व्यक्ति है, कहाँ करता है, सेन साहब के पास नौकरी कर रहा है। ये दो व्यक्तियों के बीच की कहानी है, बहुत मस्त कहानी है। नौकरी पेशे निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति श्रेणी की है। 1 मिनट रुकेंगे थोड़ा सा, ठीक है, और बात हो गया। और देखो इसमें क्या है, एक मध्यवर्गीय व्यक्ति है गिरधर, जिनका, और वो सेन साहब के पास क्या करते हैं, किरानी की नौकरी करते हैं। कहते कि श्रेणी के है, कहते अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों, उनके बहुत सारे उन पर ठोकी बंदिशें, मतलब गुलामी समझ लो, के बीच अपने अस्तित्व को बहादुरी के और साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्ष हैं। बहुत मेहनत से वो चाहते हैं कि उनका जो भी इज्जत प्रतिष्ठा सबको बचाया जाए, लेकिन बहुत उसके लिए संघर्ष करते हैं। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारते हुए सामाजिक समानता और मानवाधिकार की महत्वपूर्ण बनागी पेशी करती है। लेकिन एक लाल
बड़े लाड़ दुलार प्यार, एक बच्चा जो है प्यार दुलार के साथ बहुत मतलब खचरा हो गया है, उसी पर एक कहानी है। शुरू करते हैं अपना फिल्म आज का। आपका पिक्चर का नाम है 20 के दांत। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है इसमें दांत पे कुछ चर्चाएँ होंगी, और दांत कैसे हैं, 20 के हैं, यानी कहने का मतलब वो दांत कहीं कहीं सही नहीं है, उसमें जहर जैसा मतलब बातें हैं। चलो पढ़ते हैं कहानी क्या कहती है। देखिए, सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी हुई है। बरसाती समझते हैं, जिसमें जहाँ बरसात से बचने के लिए बनाया है। काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। एक कोयल जब उड़ने जैसी हो, ऐसे काल उनकी कोयल की तरह चमचमाती काली है, लगती कब उड़ जाएगी। सेन साहब को इस कार पर नाज है। किस पर नाज है? इस कार पर बहुत उनको नाज है। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। क्वेश्चन पूछा गया है कि सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? 7,500। रंग काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो, कहीं भी एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफार की सामत ही समझो। क्लीनर मतलब साफ करने वाले, और सोफार जो था उनका ड्राइवर, इन दोनों की खैर नहीं थी। कहीं धब्बा तक नहीं नीचे गाड़ी में, इनकी इतने रौब है सेन साहब का। मेम साहब की सख्त तगिद है कि खोखा गाड़ी के पास भटकने न जाए। और जो मैडम है, जो उनकी मोहतरमा है, इनकी का नाम है कि भाई तुम दोनों देखते रहना कि खोखा वहाँ मत चल जाए। खोखा मतलब जो उनका बेटा है ना, बहुत शरारती बच्चा है, कहीं चल जाएगा तो हाथ रख देगा, कहीं उसको खरोच कर देगा। और सेन साहब तो भाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत उन ऊपर नाज है। किस पर? कार पर उनको बहुत नाज है। हाँ सर, चलिए। कहते हैं कि लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील हैं, 5 ठहरी हैं, ठहरी और 100 भी लड़कियां। एक तो लड़कियां हैं और 5, फिर भी क्या है, बहुत सुशील हैं। तहजीब और तमीज़ तो जीती जागती मूरत हैं। मूरत समझते हो? मूर्ति, जैसे बोलते हैं कि मूर्ति को जिस तरह बना दोगे वैसा ही रह जाता है। वो बाल को मानो कि बच्चियाँ मूर्ति की तरह थी। कितनी उनकी मतलब तारीफ हो रहा है इसमें एक चैप्टर में। सच में लड़कियाँ बहुत खूबसूरत थी, मतलब बहुत मतलब कि विचार उनके, जो उनके आचरण व्यवहार था, बिल्कुल सुशील शांत, बिल्कुल मूरत की तरह। मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या नहीं करना चाहिए इसकी उन्हें ऐसे तालीम दी है कि बस लड़कियां क्या हैं, कठपुतलियां हैं, बस बैठी हैं तो बैठी हैं, कुछ खुरफार नहीं करेंगी। उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। वे काफ़ी किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं, वे दौड़ती हैं और खेलती हैं, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए ज़रूरी हैं, इसीलिए थोड़ा वो खेला करती थी। मैं भी आप लोग को बोलता हूँ, क्या कोई फिजिकल खेल खेल लो, थोड़ा दौड़ लो, कूद लो, लेकिन तुम लोग मोबाइल वाले गेम बिल्कुल नहीं, इंस्टाग्राम बिल्कुल नहीं। आपको थोड़ा सेहत के लिए खेल लेना चाहिए। वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती हैं कि सोसाइटी की तरीक़ाएँ भी उनसे कुछ सीखना चाहें। तरीक़ाएँ मतलब वहाँ के जो कुछ शब्द आप जब फँसते हो आके, तो फट से पहले उसके शब्द निधि में जाइएगा और वहाँ से देख लेना उसकी मतलब क्या दिया है। सोसाइटी, समाज, ठीक है। तरीक़ाएँ का तो इसमें अर्थ नहीं दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं दिया तो हम बता रहे हैं आपको। चलो, मतलब जो भी वहाँ की औरतें थी, उन बच्चियों का मुस्कान देखकर सीखना चाहती हैं कि क्या कितनी खूबसूरत स्माइल करती हैं वो। वैसी स्माइल वो नहीं कोई करना चाहे तो उन 5 लड़कियों से सीखना पड़ेगा कि क्या उनकी खूबसूरत मुस्कान थी, है नहीं? चलो, हाँ। कोई हमें नहीं बोला सर दोबारा से रीड कीजिए, क्योंकि देखो चैप्टर लंबा है और वन शॉट में बोला गया, तो भाई समझते हो कितनी मजबूरी है अपनी। चलो, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। वैसे मोटिवेट रहते हैं, सोसाइटी के तरीक़ाएँ भी उनसे कुछ सीखना चाहें तो सीख लें, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। कभी उनकी हँसी मतलब ही कभी किसी ने सुना नहीं। एक तुम लोग हो, पूरा रूम गरज जाता है। सेन परिवार की मुलाकाती रस्क के साथ अपने शरारती बच्चों से खींचकर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियां हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है क्या? क्वेश्चन मार्क है। अब ये फूल गमला तोड़ने के लिए बना है क्या? तुम लोगों के हमारे घर में कुछ भी नहीं रह सकता। देखो लड़कियों का तालीम दी जा रही है कि देखो उनकी लड़कियां कैसी हैं। एक तुम लोग पूरा गमला तमला सब तोड़ देते हो, क्या फूल गमला तोड़ने के लिए बना है क्या? ऐसा प्रश्न किया जा रहा है। कहाँ पर? देखो यहाँ पर लिखा है, सेन साहब के परिवार के मुलाकाती रस्क के साथ अपने शरारती बच्चों से खींच कर कहते हैं, अपने बच्चों को खींच के लाते, देख देख एक इनकी लड़कियां हैं घर में है, एक तुम हो, सब कुछ तोड़ते रहते हो,
फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है क्या? तुम लोगों के हमारे घर में कुछ भी नहीं बच सकता। कहते देखो, सो जहां तक सेन परिवार की लड़कियां का सवाल है, उनसे मोटर का चमक दमक कोई खास खतरा नहीं था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मोटर खतरा किन से नहीं था? तो सेन साहब की लड़कियों से। लेकिन खोखा भी तो है, खोखा जो एक है ही है, एक है काल है, एक है सब पे भारी। सबसे छोटा है खोखा, नाउम्मीद बुढ़ापे का आंख का तारा है। देखो क्या है, एक तो बेटा है। अब सेन साहब समझते जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा सहारा कौन बनेगा, मेरा अंतिम सहारा कौन होगा? तो बेटा ही होगा। इसीलिए थोड़ा उसको लाड़ दुलार दिया जा रहा है। यही नहीं, मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालात में मानने को तैयार नहीं हो। और सेन साहब को तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते, लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह कि खोखा का आविर्भाव जब तब जाकर हुआ था जब किसी की उम्मीद दोनों दोनों की बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन का नियम का अपवाद था। तो खोखा बोलता है कि किन नियमों में अपवाद था? तो घर के नियमों में खोखा का अपवाद था। एक लड़की थी सुशील थी और एक था खचरा था। यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही था। तो क्वेश्चन पूछेगा जब से तुमसे कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, चाहे किससे खतरा है? तो खोखा से। किसे? खोखा से। बात ऐसी थी कि सीमा रजनी आलो से फाली आरती, सीमा रजनी आलो से फाली आरती, ऐसे याद करो, सीमा रजनी आलो से फाली आरती, सीमा रजनी आलो से फाली आरती, सीमा रजनी आलो से फाली आरती, सीमा रजनी आलो से फाली आरती। क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। उनकी पांचों लड़कियों के बारे में लिखने के तो आपको लिखना पड़ेगा। पांचें हुई तो डॉट डॉट डॉट। उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग दूसरी। कहने के कहने के कहने के लिए तो कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे। इसके लिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों के सिद्धांतों को भी बदल दिया गया। तो सेनों के सिद्धांत किसके बदला गया? उनके बेटों के कारण। जो बेटा उसका बहुत लापरवाह हो गया था, तो सेन साहब ने अपना सिद्धांत को भी बदल दिया उस बेटे के लिए। अक्सर होता था कि सेन परिवार के दोस्त आते, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदर्शी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे। क्या कर रहे हो? आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। बोलते हैं कि तुम लोग जो पढ़ा रहे बेटे बेटी के कन्वेंट स्कूल में जाकर, चाहे प्राइवेट में, सब फिजूल है। वह तो अपनी दूसरी तरह के बिजनेस, या तो अपने बेटे को बिजनेसमैन बनाएंगे या इंजीनियर बनना चाहते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं कि खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं कि किंगर गार्डन स्कूल में भेज दो। लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है, कारखाने की बढ़ई मिस्त्री 1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट कर किया करते हैं। मतलब कुछ उसको बच्चे के साथ मान लो कुछ, देखो इंजीनियर बनना था। इंजीनियर में क्या होता है, आप किसी बारे में सीखते हो, किसी मशीन के बारे में सीखते हो। तो वो क्या करते हैं, जो उनके जो कारीगर, उनके कंपनी में जो भी लोग कार्य कर रहे हैं, मिस्त्री कारीगर बढ़ई, वो बोलते हैं कि 1-2 घंटा जाकर, कोई स्कूल का नाम नहीं, कोई किंग गार्डन स्कूल में नहीं भेजना है। उसको बोलते हैं कि मेरा बच्चा को वही 1-2 घंटा कुछ ठोक ठाक कर पीट पट कर कुछ सिखाते हैं। बच्चे को नहीं पीटते हैं, कुछ लोग ठोक पीट करते हैं, वो बच्चा वो देखता है, उससे सीखता है। इससे बच्चों की उंगलियां अभी से औजारों से काफ़ी वापस। अच्छा मतलब इंजीनियर क्या बनेगा? इंजीनियर लोग होते हैं जो सारे, उनके पास जो टूल्स होते हैं उसके बारे में बहुत उनकी अच्छी नॉलेज होती है। तो कहते हैं कभी से औजार पकड़ेगा तो इसकी उंगलियां क्या होगी, उस पर अच्छी पकड़ बन जाएगी। कहते हैं कि हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। बाकी फिर सेंस सब क्या बोल रहे हैं कि इंडियन लोग को यही समझ में नहीं आता है। तुरंत बच्चा 5 साल का तुरंत डाल दो कन्वेंट में। एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार निवस थे और सेनों से दूर के रिश्तेदार भी थे। सेन साहब के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ ही उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी
छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछ लिया कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू कर दिया, मैं तो खोखा गई। देखो, सेन साहब किसी को बोलने नहीं देते। अब सेन साहब को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उनके सामने किसी उनके बेटे को छोड़कर दूसरे के बेटे को तारीफ होने वाला था। तो उन्होंने तुरंत बोल दिया, अरे भाई मैं तो अपने बेटे को खोखा बनाऊंगा, जा रहा हूँ इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। वही वही मतलब बार बार इसी बात को दोहराते थे और थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप चुप मुस्कुराते रह गए। अब कुछ कहना चाहते थे अपने बेटे के बारे में कि मेरा बेटे स्कूल जाता है, पढ़ने में ठीक ठाक था। बाकी लोग जब सेन साहब बस किसी को बोलने नहीं दिए तो वो मुस्कुरा रहे थे, जानते थे वो ज़बरदस्ती है इनकी, ये किसी को बोलने नहीं देंगे। जब उनसे पूछा गया कि आप अपने अपने बच्चे के विषय में क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने, जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रसन्न व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। जब वो इंसान, जब उनके रिश्तेदार बोले कि मैं अपने बेटे को तो बोल दिया बात, जाओ। एक तो पहले जेंटलमैन बनना चाहिए, एक तो एक ईमानदार, एक तो नेक इंसान बनना चाहिए, अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए। उसके बाद तो जो क्या बनना है क्या नहीं बनना है तो इस पर छोड़ दिया हूँ, पूरा आज़ाद है। अब सेन साहब को कहाँ भाई, तो पूरा ऐंठ कर रह गए बेचारे। काहे? ऐसे ही तो बार बार बोलते रहे कि मैं तो अपने बेटे को ऐसे बनाऊंगा, मतलब पर ज़बरदस्ती। अब वहाँ तो बेचे को मतलब छूट दिया गया, तब सेन साहब ऐंठ कर रह गए, एकदम भीतर में इतना ऐंठा कर रह गए, कुछ बेचारे बोल नहीं पाए होंगे। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्र भी जाने की इच्छा प्रकट की और उनके साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का सोफर यानी जो उनका ड्राइवर था, एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जिससे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपट रहा था। देखो, ड्राइवरों का मारना यही है मदना, यही फिल्म का हीरो है। देखो, फिल्म का हीरो में जो पिक्चर का हीरो का है, इसका एंट्री होने वाला है अब। एकदम मालिक के पहले जो मालिक है, इनका ड्राइवर से जुड़ा गया है। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई, लेकिन इनका थोड़ा बोलबाल था, मालिक थे इनकी। देखो, अब ये औरत थी इन्हीं के पति जो इनके पास काम भी करते हैं, तो जाहिर सी बात है कोई डर जाएगा, उनसे सहम गई, मतलब पूरा बेचारी डर सी गई। सोफर ने सेब साहब की ओर बढ़कर आगे अदम के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी माँ आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब पहले ही सेन साहब के ओठों को देखकर मतलब चुप रह गई बेचारी, कुछ नहीं बोल पाई, डर गई। सेन साहब बड़े संयम और कठोर स्वर में कहा, ए मदन की माँ, ले जाओ और देखना वो फिर ऐसी हरकत ना करे। ऐसे ही मतलब कठोर आवाज़ में बोले होंगे। मैं तो एक्टर नहीं हूँ, एक्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा तुम एक्टिंग कर सकते हो। कठोर शब्द में बोले थे, ए मदन की माँ, इसको ले जाओ और दोबारा कभी इस कार के पास नहीं, मतलब बच्चा तुम्हारा भटकना भी नहीं चाहिए, और ऐसी हरकत करने की जरूरत भी ना हो उसको। अब क्या है इसके आगे है, तो बताइए दोस्तों, हिंदी पढ़ाने के बाद अंदाज कैसा लग रहा है आपको? पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, जरूर शेयर करना इस चैनल को अपने अपने रिलेशन में। जो भी आपका फैमिली पूर्ण है, आपने आधा सपोर्ट कर दिया है, थोड़ा सा और ज़रूरत है आपकी सपोर्ट का। चलो, मदन की माँ अपने बच्चे को बाएं घुटने से निकलते हुए नाखून की पोंछती चली गई। देखो, उसके बाएं घुटने से खून निकल रहा था ना, तो देखो कहीं ना कहीं ड्राइवर शायद उसको जरूर कुछ किया होगा, तभी बच्चा का खून निकल रहा है पैर से। लेकिन क्या करो, गरीब मजदूरी कहानी है। तो हम शुरू में ही पढ़े थे कि ये कहानी क्या है, एक बहुत बड़े व्यक्ति, मतलब एक उच्च वर्ग के लोग और एक निम्न वर्ग के मध्य वर्गीय समाज की कहानी है। देखो, बेचारा खून में निकल रहा है, माँ कुछ बोल नहीं पा रही है, तो ऊंचा स्वर में सेंट उसका डांट दिया था। अब किसकी हिम्मत दोबारा उसकी माँ की, जो उनसे सब दोबारा कुछ कहे कि आपके ड्राइवर ने ऐसा कुछ किया है। तो देखो, कहानी के शब्दों में गहराई में जाओगे तुम कहीं ना कहीं मैं तो कहता हूँ जब भी तुम कुछ पढ़ो तो इसको फील के साथ पढ़ो, दिल पर लेके पढ़ो। ऐसा नहीं कि तुम खाली उसको ऐसे खाली एक बार रीडिंग मार दी, या तुम कभी किसी को दिल पर लेके पढ़ोगे ना, अपने पर समझोगे कि तुम मदन हो, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, आपको किसी ने ढकेल दिया है, आपके पैर से खून निकल रहा है, आपकी माँ किसी से कुछ नहीं बोल पा रही है, क्योंकि वो अगला व्यक्ति क्या है, बहुत बड़ा इंसान है। ऐसा तुम पढ़ते, तुम यकीन मानो तुम्हारा कभी जिंदगी में चैप्टर क्या, इस कहानी को नहीं भूलोगे, एग्जाम में तो तुम धुआं धुआं कर दोगे। कोई भी चैप्टर हो, तुम एक खाली इतिहास में थोड़ा रिलेट कर पाओ तो अच्छी बात है, बाकी सारी चीज़ों को तुम फील के साथ पढ़ोगे। मैथ में तो फील डाल दूंगा, मेरा काम है। साइंस तो तुम्हारे दिमाग में घोल के डाल दूंगा, ये मेरा काम है।
लेकिन संस्कृत तो आपके पूरा दिमाग में खून में दौड़ेगा, और हिंदी तो अपनी मातृभाषा है भाई, तो इसमें क्या कहने। तो कहीं ना कहीं तुम 400 प्लस पार कर रहे हो, 450 अपना टारगेट रहेगा, 450 के बाद सब लोग पार करें, ये मेरी इच्छा है। तो एक बार देखना, तुम लोग खूबसूरत बैनर लगेगा, तुम्हारे खूबसूरत उसमें चेहरे होंगे, और तुम कभी फ्यूचर में आज से 20 साल 30 साल बाद उस बात को उस इस चीज़ को याद रख सकते हो कि मेरा कभी एक चीज़ में मेरा हम लोग ऐसा किए थे, तो हम लोग की सारी दुनिया देख रही थी, है कि नहीं। इस चीज़ को लेकर ख्वाब से पढ़ो, एक जरूर तुम पहुँचोगे। कंटेंट मेरा बहुत तगड़ा है, आपको जो नोट्स दिया जा रहा है बहुत उसमें तगड़े होंगे, बहुत हाई लेवल के नोट्स हैं। तो कंटेंट्स तो आपको है कि पूरा टॉपर बना देंगे। नोट्स समझोगे टॉपर नोट्स है, लेकिन तुम टॉपर कब बनोगे, जब इस नोट्स को पढ़ोगे, स्टडी करोगे, सीखोगे, तब ना। चलो भैया आगे चलते हैं। शायद ढकेल दिया होगा, वो गिर पड़ा था, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे, वो किरानी के बेटा था, सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दिया, उसे चोट आ गई। आखिर इसमें कौन सी बात हो गई भाई, कौन बड़ा का बात हो गया कि वो किरानी के बेटा को सेन साहब का ड्राइवर ने ढकल दिया, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। चलो, ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपक के सोफर भी दौड़ा, और लोग सीढ़ियाँ से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों के पीछे चले। सभी ने देखा कि सेन साहब का खोखा को गोद में लेकर हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे थे। देखो अपना बेटा को नहीं कुछ कर रहा है, इसला ठोक ठाक फोरफार सब करता था ये खचरा, लेकिन दूसरे के बेटा खाली छूने चला गया तो उसको मार दिया गया, ढकेल दिया गया, और मुस्कान भर के कह रहे हैं प्यार से, अरे बाबा तो कैसे करता है, तो कितना प्रेम से डांट रहे हैं, मुस्कान हंस हंस के डांट रहे हैं। ऐसे कोई डरता है क्या अपना, क्योंकि उनका बेटा है। पिछली बत्ती की लाल शीशा चकनाचूर हो गया था। ओहो देखो शीशा ही फोड़ दिया था, हंस के डट रहे हैं, बब्बू है हमारे, ऐसे नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है बेटा इंजीनियर बनेगा, शीशा फोड़ने से इंजीनियर बन जाएगा, देखेगा कि बॉल में कौन सा गैस भरा हुआ है। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखो आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क, बड़ा शरारती हो गया है कासू। यानी खोखा का नाम क्या था, कासू था, यानी सेन साहब के बेटे का नाम क्या है, कासू, वही उसी को खोखा बोला गया है। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, उसके कल पुर्जे में इसको भी अभी से कहते, उसके काल उसकी जो पाठ पुर्जा है, कल पुर्जा जो है उसमें बहुत इसका इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत दिलचस्पी ले रहा है, क्या बताऊं। ये तो भाई डॉट डॉट हिंदी देखना, ये तो इंजीनियर बनेगा। आखिर इसी बत्ती के अंदर क्या है, ये शायद देखना चाह रहा है कि इस बत्ती के अंदर क्या है। इन देखो इंजीनियर के इसका दिमाग हो गया है, बहुत तारीफ कर रहे हैं, लगता है कि देखना चाहता है कि बत्ती कैसे जलता है, वाह, फोड़ दिया तो देखना चाहता है, वो क्या छोकर देखेगा छोटा सा बच्चा। सेन साहब खोखा को जमीन पर उतार कर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ समझ पाते, इसमें कोई शक नहीं था। उस मतलब वो लोग का भाव नहीं देख पाए, देखते तो भी इसे नहीं समझते कि इनको तो भाई इतना हुमार चढ़ गया कि बेटा बेटा इंजीनियर बन रहा है मेरा बेटा। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे, सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक अगले चक्के पर आई, उन्हें नज़दीक जाकर देखा तो परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठा था, यानी लगता है खोखवा ने उसका हवा भी निकाल दिया है, शायद पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ गए, कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कासू ने हवा निकाल दी हो, ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो, और पंप पंप लेकर आओ, हवा भर दो, और वहाँ कुर्सियाँ लॉन में लगवा दो, तब तक हम लोग यहीं बैठते हैं। ड्राइवर ने कार का एक चक्का लगाकर सूचना दी कि और पिछले चक्के की भी हवा निकलती हुई थी, हवा निकली हुई थी। तब तो बोले बाप रे, तो काम तो भाई कासू बाबू का है, देखो काम तो कासू बाबू का है, बाबू कहा रहा है प्रेम दुलर से। इधर खेल रहे थे, शोफर ने बताया कि पंप लाने चला गया। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी, बच गए क्योंकि गाड़ी में कुछ नहीं होता। पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे, और इसी सिलसिले में सेन साहब ने बतलाया, कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की तो देखो अपनी मातृभाषा का कमाल क्या है, कितनी ये नंबर भी आपको देते हैं। अभी आपको पता होगा कि अपने क्लास 12th में एक बच्चा था अपने गांव का, ऋषि कुमार, 94 नंबर 100 में लाए हैं। बहुत उनको बधाई, और बहुत उनके मेहनत को मैं तारीफ करते रहा हूँ कि बच्चा बहुत मेहनती है। आप भी चाहोगे ना तो हिंदी संस्कृत में अच्छे इसमें स्कोर कर, मतलब 90 93 94 95 90 से ऊपर सोचो, इसके नीचे आने की कोई जरूरत ही नहीं है। कोई आपके माता पिता ने इतने बड़े ख्वाब देखे हैं, इतने आप पे खर्चे कर रहे हैं, इतने पैसे पे लुटा रहे हैं, तो आपका ड्यूटी भी तो बनता है ना।
देखो उन्होंने अपना पूरा एफर्ट लगा दिया, आपको किताब खरीद के दे दिया, ट्यूशन लगा दिए, कोचिंग चल रहा है, आपको ऑनलाइन भी पढ़ाया जा रहा है, इतने मेहनत हो रहे हैं आपके पीछे। अब सिर्फ आपकी थोड़ा सा मतलब ज़रूरत है कि थोड़ा अपने तरफ से एफर्ट लगा दो, थोड़ा सा जोर तुम लगा दो, मिलकर हम चीज़ को उठा लेंगे। पता भी नहीं चलेगा कितना चीज़, इतने भारी भारी सब्जेक्ट आपको कितने आसान लग जाएंगे। क्योंकि देखो उसको मैं भी उठा रहा हूँ, आप भी, हम दोनों नहीं उठाएंगे ना तो सिर्फ मेरे सर पर लाद दोगे तो मैं अकेला क्या करूँगा उसको लेके। ये बोझ हल्का कब हो जाएगा, जब हम मिलकर काम करेंगे इस पर, है ना। चलो तो ये बातें हो गई। अब थोड़ा थोड़ा कुछ पॉइंट मैं छोड़ते जाऊंगा तो उसको आप भी पढ़ लेना, क्योंकि इसमें अब क्या है, कहानी है, मजे मजे में है। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि तो हाँ, वो बोल रहे थे कि भाई चौकों का हवा निकालने की हिकमत जान ली थी, मतलब वो हिकमत मतलब कि इस कला सीख लिया कि हवा कैसे निकालते हैं। अभी भी खुश हो रहे हैं, चलो तो हवा निकालना सीख लिया, बहुत कला सीख लिया, और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका ख्याल था कि इसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता है कि इंजीनियरिंग की दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही, कुछ कुछ हम बड़ाई करते रहते थे हमेशा कि चक्को तब जब तक कि चक्कों में मतलब पंप से हवा ना हो जाए, मतलब उसमें हवा ना भरे, तो बातें लोग करते रहे। सिंह रुखसत नहीं हो गए। सेन साहब अंदर लौटे और अंदर लौटे तो बेरा को मदन के पिता गिरधर लाल जो उनकी फैक्ट्री में किरानी थे। अब देखो जो बेटवाया था ना लड़का, जो उनका गाड़ी पर छुआ था और उसको डांटे थे, उसकी माँ को, उनकी पत्नी थी, गिरधर की पत्नी थी, और उनका बेटा था वो, जिसका पैर से खून निकल रहा था। अब उसके पति को देखो, उसके पापा को क्या बोल रहे हैं, बच्चे को पता है, पिताजी हैं उसके पास किरानी काम कर रहे थे, और आहते के कोने में आउट हाउस में रहता था। बुला लाने का हुक्म दिया, जाओ उसको बुला कर लाओ। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने से झुकाकर खड़ा हो गया बेचारा, क्योंकि नौकरानी है तो सर झुकाकर खड़ा हो गया जैसे कि कोई गुलाम है, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने मतलब अपना सर झुकाकर रहता है, ऐसा ऐसा स्थिति था पहले समाज में। सेन साहब ने ठंडी बिलौस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शोक हो गया है, मतलब बहुत कठोर हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, माना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ गया। मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपट रहा था। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर और डाकू बनते। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो सर ने आपके लिए कितने अच्छे काम किए, सारे जो पॉइंट है मैंने उसको हाईलाइटेड करके रखा है पहले से। ये क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडे और डाकू बनते हैं, ये बात किसने कहा था? तो सेन साहब ने कहा था। किसको कहा था भाई? तो गिरधर से कहा था। गिरधरलाल कभी कभी जी कह देता था बीच बीच में। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो, उसके संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। तुम जा सकते हो। अब देखो कितना बेचारे सर झुका खड़ा था, जैसे कोई जुर्म किया हो, किसी का हत्या करके आया हो बेचारा। ऐसे समाज की बातें थी पहले समाजों में। उस रात गिरधरलाल के क्वार्टर में आते हुए मदन के चित्कार से सेनों को आरामदेह सैनागर गूंज गया। अब देखो क्या हुआ। तुम जानते हो पहले के पिता क्या होते थे? जैसे मान लो कि हमारा माँ बोलती थी, मैं अपना बचपन बता रहा हूँ, जैसे हम कभी गाँव में थे, मतलब वो ऐसे जो घूमते कम थे हम लोग, कभी कभी बाहर चल गए घूमने थोड़ा, अपने ही बच्चे थे हम लोग, बच्चे का मन तो भाई जानते हो कैसे होते हैं। मतलब मैं ऐसी बात बता रहा हूँ, तुम्हारे एज की नहीं, मैं बहुत छोटी कहानी बता रहा हूँ। जब हम मतलब 6-7 साल 8 साल का हुआ करते थे, तो अपना भी मन था, तो हम भी थोड़ा खेलते चलते थे गाँव में। और क्या हुआ, खेलते खेलते किसी से थोड़ा मतलब कभी कभी हो गया गलती से। ऐसे हम किसी से कभी अपने तरफ से नहीं लड़ते थे, कोई गलत किया और हमसे गाली दिए तो हम फिर उससे लड़ जाते थे। और बचपन में बिल्कुल थोड़ा मतलब गरीब घर के थे, पूरा शरीर मजबूत था, क्योंकि काम बहुत करते थे हम, तो हम किसी को उसी में धो देते थे। अब कंप्लेन घर पे आता था, माँ हमको बहुत मारती थी। तो पहले के लोग ऐसे हुआ करते थे, अपने बेटों को ही बहुत मारते थे कंप्लेन करने पर। तो देखो ये तो कंप्लेन कर दिए। अब देखो मदन के चित्कार, बहुत मदन का पिटाई हुआ बेचारा। गिरधर का बेटा था मदन, बहुत चिल्ला रहा होगा। सोचो कितनी बेकार चीज़ है ये। एक पिता बेचारा डर से मार रहा है ना। क्यों मार रहा है? क्योंकि उसको धमकी दिया गया, जी यहाँ पे काम कर रहा है, कि तुम्हारा बेटा ऐसा किया था। अब देखो वो बेचारा चिल्ला रहा होगा, कितना उसके दिल पर दर्द हो रहा होगा, उसके जख्म में पड़ गए जाते होंगे। और देखो सेनों को आरामदेह
ये लोग को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि घर के उसके बगल में था, एक क्वार्टर ये लोग दिए थे, उसी क्वार्टर में चारों लोग रहता था फैमिली लेके। उस फैमिली अपने क्वार्टर में बच्चे को पीट रहा है जोर जोर से, और इन लोग को अच्छा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे तो, मेरे दिल में तो बहुत चुभन सी हो रही है कि ऐसी मरमर मतलब किसी पर जुर्म किया जाए और किसी को राहत मिले, तो इंसान कैसा। मान लो मेरे पास पैसा है, आपने संस्कृति में कहानी पढ़ा था ना, बृहस्पति मंत्री, कितना अच्छा मंत्री था, गरीबों को सबको, ऐसा ऐसे कुछ लोग होते हैं ना। लेकिन समाज में एक और लोग भी होते हैं, अपने पैसों का मतलब ये गर्मी दिखाते रहते हैं। अब देखो बेचारा उसका बेटा पिटाता है, ये लोग को बहुत दिल को ये लोग तसल्ली मिलती थी। आराम आराम में खलखल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता ने सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, देखो बेटा को मारा तो बहुत अच्छा आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। अब उसकी पत्नी के लिए दोष दे रहे हैं, अरे माँ है बेचारी, एक तो बच्चे का खून निकला था, आई थी पूछने के लिए, तो उसको ही मतलब बोला जाएगा बेटे को बिगाड़ दी है। अरे माँ का दिल माँ जैसा होता है, किसी बेटे को कोई पीटेगा माँ के सामने, उसके जख्म थे, खून निकल रहे हैं, तो माँ तो पूछेगी ही। पिता ना मजबूर है कि पैसे के लिए, 2 पैसों के लालच में रुका है इनके पास। देखना बहुत अच्छी कहानी है, फिल्म में कहता है हीरो ये तुम्हारा मदन ही बनेगा, बेचारा गरीब दिख रहा है, देखना 20 का दांत कैसे तोड़ेगा। बने रहो चैप्टर में, मजा नहीं आ गया तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। इनकी पत्नी बोली कि लगता है इसकी मतारी ने बिगाड़ दिया है। मेरी तबीयत हुई थी कि कम वक्त को ही खालू धेर दूँ। इन्हीं का मतलब, ये लोग का मतलब था कि चलो मार के खालू उस बेटे ये लोग सोचे उसका ही खालू धेर दिया जाए। गिरधर ने ऐसे ही कराई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। ये लोग सोच रहे डेली इसका खालू धरेगा, डेली पीटेगा तो ठीक हो जाएगा। स्पेयर द रॉड एंड स्पायरल द चाइल्ड, एक इंग्लिश की बात लिखी गई है। तो ये लोग बहुत मदन की तारीफ कर थी, गिरधर की तारीफ कर रहे हैं कि बहुत पीटता है बच्चे को, बहुत इसकी माँ ही बिगाड़ दी है। इंग्लिश में फरमाइशी झाड़ रहे हैं, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शायद ही मुहावरा बोलते हैं, फ्रेज। कर स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, इसका हिंदी होता है कि बच्चे को दुलार में बिगाड़ देना। इस मुहावरे का हिंदी क्या होता है, बच्चे को दुलार में बिगाड़ देना। माता सेन की नींद उचट गई थी, जो सेन साहब की माता थी, सेन की जो माता थी उनकी नींद उचट गई थी। उन्हें मदन की कतार चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति की बकबक पर मतलब खींच आ रही थी, मतलब गुस्सा आती थी, लेकिन वो अपनी खींच मदन पर ही उतारी। देखो क्या है इसमें बड़ा कि माता सेन की नींद उचट गई थी, सेन की जो माता थी इनकी नींद उचट गई थी। और मदन की कतार चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति, जो सेन साहब थे ना, बक 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 दिन भर कहते रहते थे, तो अब पति के गुस्सा अपने मदन पर निकाल दी। बात समझ रहे हैं ना, पति इनके बहुत चिल्ला बक बक करते रहते हैं, तो उनकी पत्नी को बहुत खराब लगता था, तो उसकी गुस्सा वो मदन पर ही अपना वो सब उतार दी। कमबख्त की बकबक पर खींच आ रही थी, ठीक है। कहते कमबख्त कौवे कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं क्या, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का अर्थ रुदन रुक गया था। खैरियत थी, उसकी सिसकियाँ सेनों के सनगार तक नहीं पहुँच सकती थी। अब वो चुप हो गया था, लेकिन उसकी सिसकियाँ इन लोग के घर तक नहीं पहुँच रहा था। लेकिन देखो कि एक बच्चे के साथ कितना मतलब गलत व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन उस पिता गलती नहीं है, उस पिता जाकर घर पे ऐसा नहीं करता, तो ये लोग मारते उसको या इनको नौकरी से निकाल देते, फिर लोग खाना पीना कहाँ से मिलेगा। बहुत गरीबी थी, इसको लेकर ऐसा बात बन चुकी थी। चलो अब फटो थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं अपने चैप्टर का, क्योंकि आपको चैप्टर पूरा बुझा गया कि फिल्म में क्या होने वाला है, इसमें गुंडा क्या है और हीरो गरीब है, उसका देखना जब बड़ा होगा तो बदला लेगा। चलो, लेकिन दूसरे दिनों तो बिल्कुल बेढाल मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। अब खोखा चल, अब देखो, अब एक होता ना किसकी मजा जो छेड़े दिलेर को, अपनी गली में कुत्ते भी छेड़ते हैं शेर को। एक मुहावरा शायरी था हमारे सर कहा करते थे, किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, अपनी गली में कुत्ते भी छेड़ते हैं शेर को। अब देखो अभी ई गया है अब उसके गली में, अब मजा आएगा। खेलते खेलते चल अब खोखा चल गए हैं बाबू, कासू बाबू, सेन साहब का बेटा। वहाँ धूल में मदन पड़ोसियों के साथ क्या खेल रहा था भाई, आवारागर्दी छोकर के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। अब यह लड़का है बेचारा, बड़े बेटे के मतलब बड़े घर का बेटा है, लट्टू नचा तो देखे तबीयत मचलना, मतलब इसको मन कर दिया चलो हम ही। हंस कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। कौन?
हंस कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया? तो खोखा यानी कासू। लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, अभी घर में तो बेचैन था, वहाँ भी यही इसका नखड़ा है, हमको लट्टू दे दो, हम भी खेलेगा। अंग्रेजी झाड़ रहा है, देखने से अंग्रेजी गाड़ से निकलेगा। दूसरे लड़कों को कोई खास उम्र नहीं थी, वे खोखा को अपनी जमात में लेने के फायदे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, पर उनकी अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कहाँ मंजूर हो सकती थी कि भाई रौब से बोला है हमको लड्डू दे दो, नचाना है, खेलना है, खेलेगा तो पहले पीटेगा। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग यहाँ से। शेर है भाई, गरीब का लड़का है, लेकिन चलो अब गए हो तुम इसके इलाके में तो खाओ। बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, है भी लट्टू तेरे, है तेरे पास लट्टू, जा अपने बाबा के मोटर में बैठ जा। अब एक मारा बढ़िया टोन मारा है, जा तो अपने बाबा गाड़ी में बैठ जाओ, भाग चुट्टा कमीना। कासू तैस में आ गया, यो बर बेटे के थी, बर बाप का बेटा है, एकदम तैस, एकदम गरमा गया बेचारा। यो वही इसी उम्र में नौकरों पर अपनी बहनों के साथ हाथ चला जाता था, इसी उम्र में नौकर को मारता था, बहन को मारता था। सोचा कि चलो यहाँ भी आजमा लेते हैं, वही इसका मतलब मन बिगड़ा हुआ है, और क्या मजाल कि उससे कोई कुछ कर दे। अब वहाँ तो मारता था नौकर, तो नौकर थोड़ी कुछ बोलेगा, भाई बेटा है, हुसैन साहब के मालिक का बेटा है, ये मारता था, मालिक डरे नौकर कुछ नहीं बोलता था। लेकिन यहाँ वहीं सब गौर खेले निकालेगा। उसने आओ देखा ना था, मदन को एक घूसा रसीद कर दिया, रसीद मतलब दे दिया। अब भाई चलो, अब हीरो पर तो हाथ उठ गया है, गुंडा ने भाई तो उठा दिया है। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कहाँ मानने वाला था, वह झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़कों को जरा हटाकर इन्हें द्वंद्व युद्ध का मजा ले रहे थे, सब लोग ये दोनों की लड़ाई के मजा ले रहे थे। लेकिन यह लड़ाई हड्डी मांस और बंगले की पिल्लों और गली के कुत्तों की लड़ाई थी। देखो मतलब एक तो भाई एक तो गली का कुत्ता है मान लो, और एक हड्डी मांस, मतलब मदन क्या था भाई, देखो गरीब लड़का था बेचारा, तो उसके पास उतने मतलब खाने पीने के नहीं थे, तो उसका हड्डी पतला पतला दिख रहा होगा, लेकिन पतला होने से क्या हुआ, एनर्जी तो उसके पास है ना, उसका शरीर तो बहुत मेहनती था। अभी तो भाई मांस लेके फफा एकदम थल थल भले मैदा वैदा खूब खाया होगा, मोटा के एकदम तोनों निकाल के बैठा होगा। अब इसलिए बोला गया है कि हड्डी और मांस की लड़ाई है। बंगले के पिल्ले और कुल्ले की गली के कुत्तों की लड़ाई। बंगले का पिल्ला मतलब नहीं लो शौक से कुत्ता, देसी बिल लोग विदेशी कुत्ता पोसता है, हम लोग गाँव ही कुत्ता होता है, एकदम गाड़ फाड़ देगा वो सब लोग का। देखो गाँव ही कुत्ता क्या होता है, लोग जिस हम लोग नहीं से घूमता रहता है, जिसको हम लोग पोसते नहीं, लेकिन कभी हमारे घर पर खा लिया, कभी आपके घर पर खा लिया, तो ये सब देसी कुत्ता एकदम। और जो नहीं पोस पास करता है, शिकर बांध के पाँव पाँव चिल्लाते रहता है, वो लोग का बहुत बढ़िया से इलाज कर सकता है अपना देसी ला। आहते में यही लड़ाई आहते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। और देखो यही लड़ाई उसके घर में हुई होती तो वहाँ पर शेर बन जाता। वहाँ तो बस 1 मिनट के बाद वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। वहाँ से 1 मिनट बाद वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वालों की उनकी मदद अपने खिलाफ करते हैं, लेकिन बच्चों को इतनी अक्ल कहाँ, उन्होंने तो अपने दुर्दमयी लीडर की मदद की, न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की। लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। देखो लड़ाई जैसे खत्म हो, सब डरे घर भागे, और तो मालिक के बेटा को मारा है, और तो पूछताछ होगा हम लोग से, सब भाग गए इधर उधर। तितर बितर होना मतलब बिछड़ जाना, मुहावरा है, तितर बितर हो जाना मतलब बिछड़ जाना, इसको याद कर सकते हो। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ, 8-9 बजे इधर मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसे मार खाना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छूट गया हमसे, लेकिन छूटेगा नहीं। अभी आपको इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हाईलाइटर कहाँ गया अपना, मेरा हाईलाइटर कहाँ है, हाईलाइटर चलो मिल गया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं बिहार बोर्ड ने, तो सर से आपसे कैसे मिट गया, छूटेगा सवाल। ये देखो पूछा किसके लिए, देखो मारा फिरता रहा, हाँ चलो, उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। किसके लिए मार खाना मामूली बात थी भाई, तो खोखा के लिए। किसके लिए, अभी हाईलाइटर रखो भाई, ठीक है ना। मारना खाएंगे उसको, डेली पीटते थे, उसके बाप डेली मारते थे, चलो पीटे में करें, चलो
आज फिर मार और दिनों से बुरी होगी। लेकिन आज सोचा कि बाकी दिनों से आज बहुत भयंकर पिटाई होने वाली है। कहता तो भाई आज तो सेन साहब के मालिक के बेटे को मैं ठोक के आया हूँ, बहुत बुरी पिटाई होने वाली है। लेकिन उपाय ही क्या था, लेकिन जाना तो पड़ेगा घर पे, भूख लगी थी। वो पहले रसोई में घुसा, माँ नहीं थी, बगल में सोने वाले कमरे में बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भरपेट खाना खा लिया। चलो पिटाना है तो पहले खान लेते हैं, बहुत अच्छा लड़का है। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बात सुनने की कोशिश करने लगा। उसे भरत तब बुझ हुआ। उसके बाबू गरज नहीं रहे थे, आज उसके पिताजी गुस्से में नहीं थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वो ठीक से सुन नहीं सका, तो उसका बाबू ने झल्ला कर कहा, अरे भाई बतलाया तो साहब ने सिर्फ यही कहा कि आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। बोल दिया, मतलब सुन लिया कि पापा को तो नौकरी से निकाल दिया गया है। लेकिन देखो पिताजी कैसे, मतलब गुस्सा में नहीं बोल रहे हैं, एकदम प्रेम से बोल रहे हैं। अरे कुछ बोला ना तुमसे, अपने पति से बोल रहे थे, गिरधर अपने पति से कह रहे थे, अरे आपको बताया नहीं कि सेन साहब ने क्या कहा है, बोले कि अब तुम्हारी नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है, कल से मकान खाली कर देना, छोड़ देना, अपनी तनख्वाह ऑफिस में से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सजा की तजवीज़ होती रही तो सुनने की कोशिश भी करता वह दबे पाँव, सॉरी शायद आपकी स्क्रीन पर नहीं दिखा हुआ, लेकिन लेक्चर में पढ़ते गया हूँ, अभी अब मिलाते चलना मैं क्या पढ़ रहा था। वह दबे पाँव बरामदे, जो बरामदा होता है, बरामदा हम लोग का होता है, चरपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटस टकरा। देखो अंधेरा था, नहीं तो बेचारा खा भी लिया था, सूझ जाता, बच जाता। लोटो की ठन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकला। मदन की अम्मा भी उसके साथ आई। मदन चौंक कर घूमा, मार खाने के लिए तैयार हो गया। छाती टट, ले बाबू मारा, मारा बाबू। अपने हाथ बांध कर खड़ा, एकदम हाथ टाइट कर खड़ा हो गया, बाबू अच्छी मारा, मारा तो मरवे न करे हुए। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था, बहुत पीटते पर रोता भी था, मगर उसकी बहादुरी के साथ गिरधर निसहाय निष्ठुर के साथ मदन को और बढ़ा। ये बहुत बहादुरी वाला काम क्या था ना, जहाँ पापू इसका गुलामी करते हैं, मालिक का बेटा ठोक ठाक आया है। मदन ने अपने दांत भी एकदम दांत अमड़ियन एकदम दांत अमड़ियन बाबू अमड़ियन, एकदम जैसे जो आगे बढ़ रहा है दांत कीटा होता है, अब अमड़ियन, लेकिन मार नहीं रहे थे। अचानक वो ठिठक गया, उसके चेहरे पर नाराजगी की आहट बदल गई, बादल हट गया। उसका लपक कर मदन के हाथों से उठाया। मदन हक्का ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, लिखने वाला पूछ लेता है सब्जेक्टिव में कि मदन हक्का बक्का क्यों रह गया भाई, ठीक है, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया। तो बस यही कहानी थी। अब देखो थोड़ा सा क्या है, अगर अगर कभी भी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता था। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप और तूने खोखा के दो दो दांत तोड़ दिए, हा हा हा। एक तेरा बाप है रे, गुलाम है उसका, और तू मेरा बेटा है रे, उसका दो दो दांत तोड़ दिया। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि खोखा के कितने दांत तोड़े गए थे, खोखा कितने दांत टूट गए थे, दो के दांत। और हंस रहे थे, बहुत बेजोर हंस रहे थे कि एक तेरा बाप गुलाम और तू, अरे शाबाश बेटा तूने क्या काम किया। तो ये मेरा लेक्चर पढ़ने का अंदाज कैसा लगा, मैं क्या इसको फिल्म की तरह पूरा इसको पिक्टोरियल मैंने आपके सामने सब पेश कर पाया कि नहीं, जरूर आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो बहुत, अब इसको लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। लेकिन पढ़ाई आपकी खत्म नहीं होती है, अब ले चलेंगे आपको बिहार बोर्ड के मंजिल के पास, कि बिहार बोर्ड आपसे क्या खिलवाड़ करेगा, कुछ नहीं, क्योंकि तुम शेर हो, पूरे चैप्टर पढ़ गए हो। थोड़ा सा मेरा बात मान के काम और कर लेना है आपको, ये शब्द निधि जो होते हैं इनको ही पढ़ लेना, क्योंकि जब पूछता है ना जब इसका अर्थ, तो बच्चे एकदम बिल्कुल ससक जाते हैं, डर जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। चलो, तो अब थोड़ा फटाफट से हम इसका पूरा जितने पढ़ाए हैं उसका नोट्स बनवा देता हूँ आपको। चलो, कोई भाई इसको स्किप नहीं करेगा, डायरेक्ट आंसर के पीछे कोई नहीं भागेगा। तो ये रहे आपके 20 के दांत। नलिन बिलोचन शर्मा, जन्म उनका ऊपर लिख दिया हूँ, ये लिखते चलो, अब समय ज़्यादा नहीं लगेगा आपका। माता का नाम रत्नावती, पिता का नाम पंडित रमावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। नलिन बिलोचन शर्मा पादई की पढ़ाई, यहाँ यहाँ इसका ये है ना, पढ़ाई नहीं, पढ़ाई होना चाहिए, यहाँ पढ़ाई लिखा गया था, पढ़ाई गलत हो गया है, इसको पढ़ाई लिख लो। पटना के कॉलेजिएट स्कूल में से की थी। नलिनी बिजय शर्मा ने हिंदी और संस्कृत में दोनों में एमए किया, वहाँ पटना विश्वविद्यालय से किया। हिंदी कविता में प्रपंच के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक हैं नलिनी बिजय शर्मा। कौन है? नलिनी बिजय शर्मा है। अरे उनकी रचनाएं हैं नलिनी बिजय शर्मा की
रचनाएं नलिनी विजय शर्मा की क्या क्या रचना थी? दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास विशेष, प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना। और कुछ आलोचनात्मक ग्रंथ, 20 के दांत और 17 17 वर्ड कहाँ से आ गए रे भाई? कोई एक मिनट थोड़ा मिला लेते हैं। हाँ ठीक है। और 17 असंग्रहित छोटी पूर्व कहानी, यही है, यही बात लिखी हुई है। तो जैसे आपको जमता है ना वैसे आप नोट्स बना लेना, जितने पॉइंट्स हाईलाइट हैं तो जरूरी हैं, ठीक है, ये जरूरी थे तो मैंने लिख के दिया हूँ आपको, बहुत काम किया गया आपके लिए। अब बिल्कुल इसको अच्छा बोलोगे जब चैप्टर खत्म होगा आपका, देखना ही है। चलो ये क्वेश्चन आंसर है, कर लेना। बहुत आसान प्रश्न है, पूछा कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताइए। तो कहानी में शीर्षक क्या है? 20 के दांत। तो सच में वो 20 का दांत था कि नहीं? बहुत खतरा लगा था, बहुत नौकर को, बहन को, सबको मारते पीटता था और उसका दांत तोड़ दिया गया हीरो के द्वारा। तो बिल्कुल कहानी की सार्थकता सही है। देखो वही बात जो मैं आपको समझा रहा हूँ, कभी इसको अपने भाषा में भी तुम लिख सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है आपको। ये क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन, अब आपके अभ्यास वाले सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। थोड़ा और जूम कर सकते हैं हम इसको, हाँ बिल्कुल। चलो लिखते जाओ, मैं इसको थोड़ा धीरे धीरे ऊपर कर देता हूँ कि आपका समय न बर्बाद हो। पूरा कहानी पढ़ा दिया है। खोखा किन मामलों में पड़ा था? अभी तो घर के नियमों में, क्योंकि एक तरफ सुशील लड़कियां थी और एक लड़का खोखा था। वही जो बात आपको समझा रहा हूँ हाईलाइट में, वही सब चीज़ इसमें लिखी गई होंगी। सेन दम सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे? इंजीनियर बनने की। कहते कि उन संभावनाओं के लिए शिक्षा तय की गई थी। देखो आज तो सूर्य छठ भगवान की पूजा है, जिसको हम छठी मैया बोलते हैं अपने भोजपुरी भाषा में, लेकिन सूर्य भगवान की पूजा है। इसके दिन पर भी आपके लिए मैं काम कर रहा हूँ। दिन में देखो एक लेक्चर आपको संस्कृत का डाला हूँ बना के, नोट्स बना के, फिर 2 के 3 बजने वाले हैं, फिर हमको मार्केट भी जाना है। तो वीडियो आपको बहुत टाइम पर शूट किया हूँ कि मैं बोला था वीडियो अपलोड पे चढ़ा देंगे, ये धीरे धीरे अपलोड होता रहेगा। इन्हें आपको 4-5 बजे तक शाम को अपलोड हो जाएंगे। लगता है समय 1 घंटा तक लग ही जाता है अपलोड होने में, क्योंकि वीडियो 10-10 GB के हो जाते हैं, है ना। फिर इनको अपलोड होने में समय थोड़ा जाता है। अब कहोगे सर क्वेश्चन पढ़ पढ़ के बताइए, तो फिर क्या फ़ायदा? क्वेश्चन सर तुम भी कर सकते हो ना, लेकिन आपको है आपकी मतलब सहूलियत के लिए ऐसा कर दिया गया है। चलो ऐसे ही लड़के आगे चलकर भाई क्या बनते हैं? अच्छी जमात में होने के लिए लग गया। कौन कौन खोखवा था? ये कैसा क्वेश्चन है? थोड़ा रुकिएगा रुकिएगा, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन गलत लिख दिया है। एक मिनट रुकिएगा भैया, किसी जो छात्रा से लिखवाया हो ना उसने गलत क्वेश्चन गलत लिख दिया है। तो चलो कि मैं नज़र पड़ गया, तो तुम भाई ऐसा करना है, तो क्वेश्चन यहाँ से मिला लेना है, ठीक है। अब व्याख्या करने वाला है ना, ये वाला क्वेश्चन था। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे डाकू बनते हैं। तो भाई मेरे आप थोड़ा देखो मिस्टेक हो गया, किसी छात्रा से लिखने में गलती हुआ है, दोनों नोट्स में गलत है। तो आप क्या करना, क्वेश्चन यहाँ से उतार लो। वो तो ध्यान है कि चलो बाबू हटो, मैं तो क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे याद आ गया कि क्वेश्चन में गलती क्या था। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे डाकू बनते हैं। सेन साहब ने बोला था ना, ये क्वेश्चन लिखो, इसको व्याख्या करना, आंसर सही है आंसर। चलो चलता हूँ, उधर चलो। थोड़ा बाबू आगे परेशान कर रहे हैं, ये भी खोखा की तरह हरामी है, बहुत खच रहा है। चलो उधर उधर चलो, उधर चलो। चलो अब इसका आंसर लिख लो। क्वेश्चन गलत है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर क्या लिखना चाहिए? चोर डाकू बनते हैं। क्या बनते हैं? उन्नो चोर डाकू बनते हैं, ऐसा क्वेश्चन है। पूरा एनसीईआरटी से लिख लेना, क्वेश्चन सही से लिख लेना। हाँ उत्तर सही है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे और डाकू बनते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारी साहित्य पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 से 20 की शीर्षक से ली गई है, जिसके लेखक कौन है? ललित विजय शर्मा है, ठीक है। बहुत अच्छा आंसर लिखा गया है। आंसर उत्तर क्वेश्चन गलत हो गया था। चलो अब इसको भी क्वेश्चन मिला लेते हैं। कौन कौन सा हो गया? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हंस कहो में, हाँ ये लग गया, ये सही है। ये क्वेश्चन था, वहाँ गलती से लिख दिया। देखो होता है मिस्टेक, आज नज़र पड़ा किसी का, पिछले साल का नोट से।
चलो, तो इसका उत्तर आपके पास ये है। लग गया था, वो भी लट्टू खेलने के लिए बहुत उसका मन कर दिया था, उसी तो पिटा पिटा गया था वहाँ से। और इसके कुछ पार्ट है इधर भी हैं। ज़्यादा लिखने वाला क्वेश्चन नहीं पूछता, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप कहानी पढ़े हो तभी बता पाओगे, नहीं तो नहीं बताओगे। लेकिन एमसीक्यू में आप कितने अच्छे से करोगे आंसर। चलो, क्वेश्चन अपने बुक से भी लिख सकते हो भाई, अगर मैं तो कहूँगा बुक से ही क्वेश्चन लिख लो, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ गलती हुआ है थोड़ा सा एक क्वेश्चन में 9 नंबर। हिंदी में अगर 94 95 इतना करते हो, 90 से ऊपर, समझो कि तुम्हारा मेहनत सफल हो जाएगी। ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है इसमें, सिर्फ आपको किताब पढ़ने हैं, नोट्स बन गया, नोट्स को रिवीजन कर लेना है, बस 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 हो गया आपका। हैंड राइटिंग सुंदर रखो, जितना सुंदर लिखोगे उतना अच्छा। कभी तुम कहो सर खाली हमको अच्छे से क्वेश्चन बता दीजिए, बोर्ड पूछता है, वो भी हम करा देंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी तो हम पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना इधर, ये वाला उतना कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहते हैं, ठीक है, लेकिन लिखना पड़ेगा हमको, जब बुक में दिया है तो सब कर लेंगे। सारांश तो कम ही पूछता है, सारांश तो छोड़ देना, लेकिन सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ना है। सारांश बहुत लिखना पड़ता है। अभी जो ऊपर वाला 4 क्वेश्चन था ना वो जरूरी था, वो ज़्यादा पूछता है। हाँ ये पूछा है, नीचे वाला क्वेश्चन पूछा है, लिख लो, राइटिंग तो आएगा ना भाई। एक तो देखो आंसर क्वेश्चन लिखने के फायदे क्या, बड़े बड़े एमसीक्यू नहीं छूटेगा आपका। बाकी बच्चे जो रटता है ना, तुमको रटना भी नहीं पड़ेगा, देखना तो आपको आप लोग का ऑब्जेक्टिव कितना अच्छा हो जाएगा। जैसा बोल तो मेरे साथ पढ़ते रहो, जितना आपको नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ। देखो एक क्वेश्चन था, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया, मैं उसको डर था कि पिताजी पिटेंगे, लेकिन पिटाई नहीं हुआ, उसने गले से उठा लिए और उसके लिए मार खाना बात था। चलो ये था, शब्द निधि अपने बुक से लिख लेना। अब बात करते हैं हम लोग कुछ इसके ग्रामर से क्वेश्चन है क्या, नहीं है, तो आपको क्या करना है, अब आपको करना है एमसीक्यू। हाँ सर एमसीक्यू करना है, एमसीक्यू करा दीजिए। हम लोग एमसीक्यू का बहुत डर लगता है, नहीं देखना, तुम क्वेश्चन खाली मैं आपके सामने छोड़ूंगा, तुम सारे आंसर कर दोगे। चलो यहाँ आते हैं एमसीक्यू आपके। देखो ये 20 के दांत नलिनी शर्मा कहानी है, इसके आंसर क्वेश्चन है, खुद से कर लेना। ऐसे तो इसमें टिक आउट कर दिया गया है, उसको भर दिया गया है कुछ में, लेकिन तुम बिना भरे भी कर सकते हो, क्यों तुम तो किताब पढ़े हो भाई। जहाँ में उठो आप बिल्कुल बुक के पास जाना, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, जितने क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे साहब बोले थे ना कैसे ही लड़के आगे चलकर कुंडे बनते हैं। और उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ आपको, अभी थोड़ा पेपर भी दिखा दूंगा कि इस साल क्या, ये तो 22 तक का मेरे पास है इसमें, लेकिन अब थोड़ा हम भी देख लेंगे कि अब क्या पूछा है। चलो अब क्या करता हूँ, मैं थोड़ा आपको कुछ क्वेश्चन इसके और दिखाता हूँ, जहाँ आपको लगता है कि सर प्रैक्टिस के लिए है। पहले तो मैं पेपर के समझाऊंगा, पेपर में क्या है, थोड़ा पेपर देख लीजिए, इस साल परीक्षा में क्या पूछा है। देखो मैं ये पेपर है तुम्हारे पिछले साल का नोट्स है, अब देखना मेरा नोट्स कितना बच्चों को काम आया था। ये तो हिंदी संस्कृत का है, 1 मिनट जरूर, ये तो संस्कृत का नोट्स है।
हमको चाहिए हिंदी के पेपर। आपको देखो बहुत समय बचाया गया, एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करके दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तुम इसको बहुत थैंक यू बोल सकते हो अपने दिल से। तो पहले सेंटर पे एग्जाम देखना बहुत जरूरी होता है। ये 22 का सेंटर पे एग्जाम है। जो क्वेश्चन बनूंगा लिख लेना। चलो हाँ, ये क्वेश्चन देख लो, 2 नंबर देख लो, नोट्स में नहीं तो लिख लो। मदन का में झगड़ा क्यों हुआ था? लट्टू खेलने के ललक से हुआ था। चलो, किसी खो से हमारी ये नहीं, ये नहीं, 2 नंबर लिखना था। 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर और एक क्वेश्चन मिला है, एक ही नहीं और पूछेगा, एक से पूछता भी नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं एक चीज। मैं थोड़ा समय, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बिल्कुल मैं तेज़ी तेज़ी में देख रहा हूँ। आपको भी स्क्रीन पर दिख जाए तो देख लेना, ऐसे तो मैं पूरा आराम से देख रहा हूँ कि क्वेश्चन छूट ना जाए। बेतनी का अपना उल्लू सीधा करना, पति पत्नी के बीच शुद्ध वाक, शुद्ध वाक। तुमने गाना गाया मेरा कुत्ता है, हे भगवान पाकिस्तान। नो क्वेश्चन, दही वाला मगम्मा। चलो इसमें तो इतना ही थे, ये है 22 का है। 21 में देखा जाए, 20 के दांत। चलो ये सवाल, 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन थे? प्रमुख पात्र कौन है? सेन साहब की पत्नी, गिरधर, सेन साहब की बेटी। 3 नंबर का आंसर आपको करना है। नाखून को भी काशी, दारिश, नमक, सिकत, परम्पा जी, देव इंडिया, शेक्सपियर, राष्ट्रकूट, सर्वनाम, नेता, कर्पूर, नायक, निका श्याम, प्रेम लटकरूंगा कोरी अगर, मुस्कान को। एक 62 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 20 की दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो घर के नियमों को धज्जियां उड़ाना में। ऑप्शन सही लगा है, टिक सही लगा हुआ है। 2 क्वेश्चन मिला ना आपको? ऐसा ही होगा, जो आप एक चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ऐसे ही आप अगर सारे चैप्टर पढ़ लेते तो बहुत आपको आसानी से 50 में 50 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। फिर बचेगा लिखने वाला, उसमें भी अपना काम हो रहा है, आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा मैं क्वेश्चन से दिखा दूँ, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, देख लो, एक बार देख लो, जरूरत है। देखो 5 को प्रश्न को उत्तर देना है। जैसे अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा प्रतिष्ठान के मन है, मैक्सिमम स्वाधीनता, गुरु नानक, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। बानी कब बीस बन जाती है, ठीक है। और लिखने वाला में इधर दिरुतरीय में, ये 5 नंबर का है। कहता कि एक प्रश्न का उत्तर देना है, 1 2, किसी एक को देखो 5 नंबर मिलेगा। तो ये पेपर हमने देख लिया, हाँ सर देख लिया। अब आपको दिखाता हूँ, ये है पेपर फाइनल 2023 का, इस साल जो परीक्षा हुआ है 23 में। देखो सब भी समझ, मेहनत कर, थोड़ा मेरे पास समय कम था नहीं, इसलिए तो मैं पहले से इसको लिख कर रखता, लेकिन मैं चलो क्लास में कर देता हूँ। अब कौन, चलिए इसको भी देख लीजिएगा, रिपीट होगा तो नहीं लिखना है। आ गया, लेखक ललिन बिलोचन शर्मा की माता क्या नाम है? 2023 में पूछा गया है, रत्नावती सर। क्या मेरे नोट्स में है कि नहीं, तुम पहले ही बताओ। हाँ सर बिल्कुल है। सेन साहब की लड़कियां कैसी थी? सुशील थी। हाँ सर थी। मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था? गिरधर का बेटा था। है कि नहीं? देखो बहुत पूछा है, 4 पूछ दिया है। पुष्करनी किसकी रचना है? ये अब आ गया। तो लगता है मुझे इतना ही होगा, क्योंकि एक चैप्टर से 3 4 आ गया, बहुत है, इतना ही क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। 10 को नहीं पूछेगा एक चैप्टर से।
हाँ 2 3 4 ऐसे नियम होता है, 2 3 4 पूछ लेते हैं। चलो चलो, ये तो था सेकेंड शिफ्ट का था, 2023 का ही है, लेकिन प्रथम पाली का है ये। चलो थोड़ा समय दीजिए, तेजी में मैं खोज लेता हूँ। चलो हाँ आ गया, ये भी मैंने हाईलाइट किया था ना। देखो मैं जो गेस किया वही पूछ लिया था। कहीं मैं पेपर नहीं देखा हूँ ढंग से, क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है। नहीं तो पहले हाईलाइट किया, मैं अभी आपको हाईलाइट किया था, क्लास में हाईलाइट किया था कि आपसे पूछ सकता है कि ये कहानी कहाँ से लिया गया है, तो ये सब पूछ लिया गया है। देखो मैं हाईलाइट किया था ना यहाँ पर, 20 के दांत ये कहाँ से लिया गया है, तो यह कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से, यहाँ यहाँ लिखा गया है। तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं, 23 में पूछा गया है। यह कहानी जो है 20 के दांत कहाँ से लिया गया है, संग्रह से ली गई है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। 23 में आपसे, 24 में आपसे नया ही पूछेगा, यही तो सेम तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको बहुत राहत मिल जाएगा कि पैटर्न ऐसा ही रहता है पेपर का। बिल्कुल सही है। बहादुर सिर्फ सही नहीं, हमको बहादुर में नहीं जाना है, हमको हमको रहना है इसी में रहना है, 20 के दांत में। और देखते हैं 20 के दांत से और नहीं पूछा है क्या, पूछना तो चाहिए। एक ही क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट सिटिंग में, सेकंड सिटिंग में 3 3 को पूछ लिया है। अब फर्स्ट सिटिंग में एक ही को पूछा है। होता है ऐसा, इस पर हम लोग कोई सवाल नहीं कर सकते हैं बिहार बोर्ड से, उनका अपना विचार है, कैसे पूछते हैं क्या पूछते हैं, कोई फिक्स नंबर नहीं दिए हैं। ये तो गलती है बिहार बोर्ड में। देखो फर्स्ट सिटिंग में एक ही क्वेश्चन पूछा, सेकंड सिटिंग में 3 3 में पूछ दिया था। तो ही चलो कोई बात नहीं, कहीं से कहीं से तो पूछने ही वाले हो। अब आपका थोड़ा एक और, मेरे भाई मेरे रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, 2 क्वेश्चन पेपर और दिखाता हूँ, उसके बाद तुम फ्री हो जाओगे, जाकर मस्त छठी माई का पूजा करना है। चलो अब प्रथम पाली में देख लेते हैं, ये फर्स्ट जो पहले स्कूल का परीक्षा होता है उसमें क्या क्या पूछा है। चलो जैसे बोलूँगा क्वेश्चन को लिख लेना। ये देखो, सेन साहब कितनी बेटियाँ थी, 5 थी। क्या थी नाम, आलो, आरती, शेफाली और 5 बेटी का नाम बताओ जल्दी से, किसको याद है। मैंने बोला था 5 बेटी के नाम याद कर लेना। 5 बेटी का नाम पूछता है परीक्षा में कि 5 बेटियों का नाम क्या था, तो आपको आपका नाम याद कर लेना, उनका नाम सीमा रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सीमा रजनी, आलो, शेफाली, आरती, 5 बेटी थी। मदन कुमार क्या थी, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, देख लेना एक बार, ये क्वेश्चन करा दिया गया है। आरती बोल से ये भी करा दिया है, ये करा दिया गया है। मदन कासू, हाँ ये भी दो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेन साहब अपने बेटे को क्या बनना चाहते थे, इंजीनियर बनना चाहते थे। भीमराव अम्बेडकर से नहीं लिखना है, सिर्फ जो चैप्टर आज पढ़े उसी को लिखना है, बस इतना ही था। अब नहीं होगा, तो व्याकरण से आ गया होगा। चलो व्याकरण से फर्स्ट सीटिंग का हो गया। अब सेकंड सीट में आ जाओ, जो दूसरा परीक्षा तुम लोग का होगा। हाँ आ गया आ गया। ऐसे ही लड़के आगे, चलो छोटा कुक बनता है, किसने कहा था, सेन साहब ने कहा था। 16 नंबर पर कुल देख लेना है। अगर आपके पेपर में होगा तो नहीं लिखना है, ठीक है, नहीं होगा तो लिख लेना है, होगा तो छोड़ देना है, मिला लेना एक बार। अब मेरे ख्याल से हो गया। चलो तो उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया गया सारे आपका कंप्लीट नोट सब हो गया। अब इतना पेपर आपको करा दिया हूँ, 2022 तक का पेपर, 23 तक का पेपर करा दिया हूँ, बहुत है। इसमें सेंटर एग्जाम के भी क्वेश्चन शामिल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। जरूर लेक्चर को देखना, और जो मेरा मेहनत पसंद आता होगा, इतने आपको पूरा सारे एक वन शॉट में कराया जा रहा है, तो इसके लिए आपको मुझे थैंक यू बोल सकते हो कि भैया आप हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं रियल में। तो इस मेहनत को सार्थक दिखाने के लिए आप इसको लाइक दबा देना और शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद, लव यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है। धन्यवाद।